नमस्कार, आप देख रहे डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मंजूल सिंह मंजुला स्मृति अंतर क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल भावना को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार पर और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की मजबूत नींव रखी गई। इन पहलों से युवाओं को खेल से जुड़ने और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिल रही है। वहीं उधम सिंह नगर विकास खंड खटीमा के ब्लॉक सभागार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों और जन हितकारी योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण किया। मुख्य रूप से कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग और उद्यान विभाग द्वारा स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की सीधा लाभ दिया गया। कार्यक्रम में के दौरान अटल क्यों अद्भुत योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। शिविर में 22 लाभार्थियों के कानों का परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य के साथ कनिष्ठ प्रमुख गौरव नेगी, रणदीप खरिया, सतीश भट्ट, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, मनोज शाही और रमेश सिंह राणा जैसे प्रमुख नेता उपस्थित रहे। प्रशासनिक स्तर पर एसडीएम खटीमा, खंड विकास अधिकारी सहित कार्यालय में समस्त कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। देखिए, आज 4 साल पूर्ण होने के जो अवसर पे एक कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और इसके साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों ने इस पर प्रतिपाद किया है और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो अभी तक जो उस पर काम हुआ उसके विषय में सभी को बताया गया और इसके साथ साथ ही जनता को एक मैसेज भी दिया गया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज हमारी सरकार 4 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है और हमारे इस 4 साल के मिसाल हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जो धुआंधार काम हुए हैं, लगातार धुआंधार काम हुए हैं पूरे प्रदेश में और सड़कों का पूरा जाल बिछा है। स्वास्थ्य संबंधित जो है यहाँ का स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं और यहाँ पर हमारे खटीमा में अभी एक हाईटेक रोडवेज का शुभारम्भ हुआ है और हमारे केंद्रीय विद्यालय, हमारे यहाँ चक्रपुर मिनी स्टेडियम, खटीमा से मेला घाट के लिए हॉटमिक्स रोड का निर्माण कार्य हुआ है और हमारे बहुत रोड का बहुत ही जर्जर स्थिति में था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान भी लिया और खटीमा से मजुरा मार्ग का भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और हमारे यहाँ एक गौशाला 8 एकड़ में भव्य गौशाला बनकर निर्माणाधीन है, जो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री के जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका जो है शुभारम्भ किया जाएगा। और लगातार हमारे इस पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास की योजनाएं लगातार चल रही हैं, सेंटर की योजनाएं यहाँ आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे क्षेत्रवासियों को उससे बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, आज वहीं उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा के मल्ला महल में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। अल्मोड़ा के मल्ला महल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को रंगारंग बना दिया। विभिन्न कलाकारों ने लोक सांस्कृतिक की झलक पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान 23 मार्च को आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का रिकॉर्ड संबोधन भी सुनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने 4 साल की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया। जिलाधिकारी ने बताया कि बीते 4 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य और
जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकारी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार के जो 4 साल कंप्लीट हुए उसके उपलक्ष्य में जन जन की सरकार आपके द्वार के 4 साल का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच चल रही है, जो विगत वर्षों में यहाँ हमारे द्वारा आर्थिक ढांचा क्रिएट किया गया है, नए उद्योगों को लाया गया है, नकल विरोधी कानून बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता करते हुए ये इंश्योर किया गया है जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। 4 धाम यात्रा के लिए रोड्स को इम्प्रूव करा गया है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न उसमें सेक्टर्स में सरकार के द्वारा जो काम किया गया है उसको जनता के द्वारा हम लेकर जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और जनता से भी हमें उसका प्यार मिल रहा है कि जो अच्छा काम किया है, और ये हमारे लिए प्रेरणा बनेगा कि आगे चल के हम और अच्छा कार्य कर पाए। वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश की विकास की रीढ़ माने जाने वाली डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी 27 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर 23 मार्च को पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल निगम के हजारों जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता आज कलम बंद हड़ताल पर हैं। देहरादून के विभाग अध्यक्ष कार्यालय से लेकर अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर के जिला मुख्यालय तक हर तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महासंघ प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आरसी शर्मा और महासचिव वीरेंद्र गुस्साई का कहना है कि सरकार उनकी जायजा मांगों की लगातार उपेक्षा कर रही है। शासन स्तर पर कई दौर से वार्ताएं विफल रहने के बाद अभियंताओं का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इंजीनियर महासंघ के बैनर के तले हम लोगों की 27 सूत्रीय मांगे हैं, जिनका समय समय पे हम लोगों ने शासन को उसके संबंध में पहले से पत्राचार हुआ है, उनके साथ नियमित बैठकें हुई हैं। उसके बाद भी शासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। हमेशा उनके द्वारा ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद जब गए तो 15 दिन के बाद विचार करेंगे, और अंततः हारते हुए हम लोगों ने शासन के विरुद्ध जाके और ये हड़ताल के उस पर आए हैं। 27 सूत्रीय मांगे हैं, और इस संबंध में ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग हड़ताल पे आए, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के सारे सदस्य पहले ही दिन शासन जो था अंदर तक हिल गया और उन्होंने तुरंत बुला लिया वार्ता करने के लिए। लेकिन जैसी उनकी हमेशा से रणनीति रही है कि किसी तरह मामले को टालते रहो, उनकी कार्यप्रणाली में भी यही रहता है कि बस कोई अगर समस्या आई है उसको आगे टाल दो, उसको फेस करने के बजाय आगे टाल दो, उतने दिन उनके लिए सही हो गया। उस पे वो चल रहे थे। लेकिन उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ इस बार महासंघ अडिग है कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम वापस आने वालों में से नहीं। ये उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले द्वितीय चरण का जो ना धरना हमारा हड़ताल शुरू हुई है। इसमें हमने पहले चरण में जो ना सरकार को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया था, और चरणबद्ध तरीके से हमने मतलब जिला मुख्यालय पर और देहरादून में जो ना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिलों से और पूरे समस्त जिलों से जो ना हमने किया था। सारी 2 बार हमारी बैठकें भी हुई हैं शासन स्तर पर। तो महासंघ के बैनर तले ये द्वितीय चरण की जो ना हड़ताल हो रही है, जिसमें हमारी 27 मांगे हैं और वो सभी सदस्यों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे जो ना जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है लेकिन अब तक वो पूरी नहीं हुई है। तो अंत में आकर के हमें जो ना हड़ताल का रूप लेना पड़ा है। हमारे जो पदाधिकारी है शासन स्तर पर, मतलब देहरादून स्तर पर जो जनपद को और प्रदेश को पूरा देख रहे हैं, जिसमें पूरे जोर शोर से सभी सदस्य हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं इस पूरी हड़ताल के। इसका जो निर्णय है वो हमारे जनपद प्रदेश स्तर के जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उनके ऊपर वो जो भी आदेश होगा हमारा, उनके आदेशों के हिसाब से हमारी आगे रणनीति तय होगी। फिलहाल वर्तमान में हड़ताल पर सभी हमारे डिप्लोमा इंजीनियर सदस्य सभी डिप्लोमा इंजीनियर हड़ताल पर हैं। इंजीनियर महासंघ के बैनर के वहीं एम्स ऋषिकेश में नेशनल युवा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं के होलिस्टिक हेल्थ और फाइनेंशियल वेलबींग को बढ़ावा देना है। सोशल आउटरीच सेल ने युवा जोश मॉडल पेश किया। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम में SEBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार, MP के चीफ एग्जीक्यूटिव वेकेंट और एम्स ऋषिकेश के निर्देशक मीनू सिंह शामिल रहे। विशेषज्ञों ने युवाओं और हाइपरटेंशन, मोटापा, तनाव और करियर प्रेशर जैसी समस्याओं पर चिंता जताई। डॉक्टर संतोष ने बताया कि मॉडल वित्तीय साक्षरता, फिटनेस, योग और नवाचार के जरिए युवाओं को प्रेरित करता है और
मल्टी डाइमोशनल विकास, नशा मुक्ति और संतुलन जीवन शैली अपनाने का आह्वान करता है। आज एम्स ऋषिकेश में नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है और जिसका उद्देश्य है होलिस्टिक हेल्थ एंड फाइनेंशियल वेलबींग, जिसमें देश भर के युवाओं के लिए एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल ने एक युवा जोश मॉडल तैयार किया गया है। और इस मॉडल का उद्देश्य है कि हम युवाओं को फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियली कैसे अपलिफ्ट करें। इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी और एमफी का एक संयोजन था, जिसमें हमारे जो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार जी इसमें थे और एमफी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर वेंकट, और उसके साथ ही हमारे एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह भी इस प्रोग्राम में थे। इसके साथ आज के इस जो बढ़ते जो इस दौर में जो युवाओं में जो आज देखी जा रही है बहुत सारी मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, युवा विक्षिप्त हो रहा है धीरे धीरे और वो बहुत परेशान हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि युवाओं के लिए कुछ ऐसे आगे बढ़ के कार्यक्रम किया जाए और युवाओं के साथ संवाद किया जाए कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे युवाओं की समस्या ऐसी क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से और जो हमारा युवा जोश मॉडल है और फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि उनको एक नया आयाम दिया जाए सोचने के लिए, वो फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से, तो युवा इससे अपने इस दौर में युवा आगे बढ़ने की सोचेंगे और जो भी विकार उनमें। वहीं 1 अप्रैल से प्राइवेट स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग ने ऐसे निजी विद्यालयों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है जहां पर एनसीईआरटी की किताबों की जगह निजी प्रशासन की किताबें लगातार अभिभावकों से मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग अब की बार निजी स्कूलों में मनमानी फीस, स्कूल ड्रेस, किताबों पर अभिभावकों पर जोर देने पर ऐसे निजी स्कूल शिक्षा विभाग की रडार पर होंगे, जहां पर विभाग ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की स्तुति उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में ऐसे निजी विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है जहां सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में एनसीईआरटी किताबें लागू हैं। किसी भी विद्यालय द्वारा निजी प्रशासन की किताबें अगर लगाई जाती है और ऐसे में किसी भी अभिभावक की शिकायत मिलने पर ऐसे विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू है, उसमें हमने विद्यालयों को निर्देशित भी कर दिया है, जो हमारे निजी विद्यालय हैं खासकर, कि वो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हमारे यहाँ है उसी को अपने विद्यालय में लागू करें और किसी तरह का कोई वेंडर या किसी तरह की कोई दुकान चिन्हित न करें जहाँ से वो बच्चों को उसके लिए मजबूर करें। तो ये हमने उनको निर्देशित कर दिया गया है और 1 तारीख से फिर हम इसका नियमित विद्यालयों का निरीक्षण भी करेंगे, देखेंगे अगर कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसा मामला आएगा तो उस विद्यालय पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ आरटी में 25% सीटें जो प्राइवेट स्कूलों में है उनकी सबसे न्यूनतम कक्षा की 25% सीटें जो होती है वो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए है। उसमें भी हमारे आज 24 तारीख से 3 तारीख तक उसमें ऑनलाइन बच्चे जो हैं उसमें पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो पसंद के स्कूल उनके होंगे जहाँ के वो रहने वाले हैं उसके नज़दीकी स्कूल में वो अप्लाई कर सकते हैं और उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उसमें भी हमने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है कि उसको भी समय से बच्चों को जो है उसमें एडमिशन मिल जाए और किसी तरह की किसी बच्चों को दिक्कत ना हो। वहीं देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस पर 42 सीट विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है और सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है, ये देखिए। श्रीमती चंद्राकांत जी, हेमराज जी, राजेंद्र रावत जी, आशीष चौहान जी, एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री निगी जी, कमांडेंट सोम जी और सभी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण और सभी मीडिया के सभी मित्र और आज इस उड़ान से जाने वाले सभी यात्रीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस सेवा के प्रारंभ होने पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय नायडू जी का जो अभी हमको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इनका संदेश हम सब सुन रहे थे और हमारे नगर विमानन मंत्री जी का भी बहुत मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और रामनवमी का पर्व है, इस रामनवमी के पर्व पर ये शुभ कार्य हो रहा है,
ये भगवान राम से, माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करूँगा कि ये सेवा प्रारंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। अभी मैं जैसा CMD अमित जी से भी कह रहा था कि हम लोगों के वर्क कल्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़, देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड जैसे उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है। चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय में उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय में बचाव के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स के विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। और हमने ये भी तय किया है कि जहां भी हेलीपोर्ट बन सकते हैं, जहां भी हेलीपैड बन सकते हैं, वहां हमारी सरकार ने उसमें हर स्तर पर स्वीकृति का प्रावधान किया है। और उड़ान योजना के अंतर्गत आज 26 हवाई मार्गों का राज्य के अंदर संचालन किया जा रहा है, जिससे राज्य के विभिन्न शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक आसान हुआ है, मजबूत हुआ है।
इसके साथ साथ राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए 2023 में उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी योजना भी हमने प्रारंभ की थी और आज राज्य में इस योजना के अंतर्गत 6 हवाई मार्गों पर उड़ानों का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। हमारी डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में हेलीपैड की संख्या 2 से बढ़कर आज 12 हेलीपोर्ट्स हमारे राज्य के अंदर हो गए हैं। इसके साथ ही हेलीपैड की संख्या जो 60 होती थी आज 118 हो चुकी है। लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि हमें राज्य में एविएशन के विकास के लिए बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम जैसा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम हेलीपैड्स को कृषि, फार्मा और बागवानी लॉजिस्टिक्स से जोड़कर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा हम इनका उपयोग अपने आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थायी हेलीबेस के निर्माण, आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने के पश्चात आप लोगों को देहरादून तक पहुंचने के लिए कई घंटों का लंबा सफर अब तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को अब केवल 1 घंटे के भीतर ही पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ आसानी से पहुंचा जा सकेगा। और ये पहल पिथौरागढ़ की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक कलाओं को देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। रोजगार के अनेकों अवसर सर्जित होंगे। नौजवानों को, युवाओं को, हमारी जो मातृशक्ति है, उन सभी को ये रोजगार के नए नए अवसर इससे मिलने वाले हैं।